नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा के आदित्य साहू और झामुमो की महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में वैधता पर आज हुई सुनवाई। अदालत ने सीबीआई जांच की मांग को किया स्वीकार। राज्य सरकार ने एसटी-एससी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई। 57,000 से अधिक कर्मियों को होगा लाभ। और हरियाणा के पंचकुला में कल से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया युवा खेल। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा के आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित घोषित की गई हैं। विधानसभा के प्रभारी सचिव सह रिटर्निंग अफसर सैयद जावेद हैदर ने दोनों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की और प्रमाण पत्र दिया। उल्लेखनीय है कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना था। 2 सीटों के लिए 2 प्रत्याशी ने ही नामांकन किया था। नामांकन के साथ ही दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित थी। शुक्रवार को नाम वापसी का आखिरी दिन था। किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया। इसके बाद निर्वाची पदाधिकारी ने दोनों के निर्वाचित होने की घोषणा की। भाजपा से राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार और मुख्तार अब्बास नकवी का कार्यकाल पूरा होने से झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थीं। दोनों सांसदों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड अलग राज्य आंदोलन के सभी आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक आंदोलनकारी को पूरा मान सम्मान और अधिकार देने का राज्य सरकार ने संकल्प ले रखा है। इस आंदोलन की अंतिम पंक्ति में शामिल आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उनका हक दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के लोगो और आवेदन प्रपत्र का विमोचन किया। इसके द्वारा आंदोलनकारियों की नए सिरे से पहचान कर सूचीबद्ध किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में मेंटेनेबिलिटी वैधता पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। शेल कंपनियों में निवेश की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार किया। साथ ही मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर राज्य सरकार द्वारा दी गई दलील को खारिज कर दिया गया। हाईकोर्ट इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है। इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने 1 जून को सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की पीआईएल की वैधता पर राज्य सरकार के दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून को निर्धारित की है। अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये स्वीकार किया कि जनहित याचिका सुनवाई के लिए मेंटेनेबल है। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 17 जून निर्धारित करने का आग्रह किया, लेकिन अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से कहा गया कि अधिक समय देने से कई साक्ष्यों को नष्ट किए जाने की आशंका है, जिसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 जून निर्धारित की। इससे पहले 1 जून को पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि वो इस याचिका पर आगे की सुनवाई न करें और याचिका को खारिज करा दें। इसके लिए सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित वकीलों ने कई बिंदुओं पर बहस भी की थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज धनबाद में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी को मजबूत करने और आने वाले चुनाव के मद्देनजर जमीनी स्तर पर तैयार रहने की अपील कार्यकर्ताओं से की। रघुवर दास कल शाम धनबाद पहुंचे थे। यहां उन्होंने झरिया में व्यवसायी रंजीत साव की हत्या के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की और वर्तमान सरकार और प्रशासन पर विफल होने का आरोप लगाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। आज नई दिल्ली में मोदी सरकार के 8 साल विषय पर दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे स्थान पर है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर विचार विमर्श के लिए मोदी सरकार के 8 साल कितने सपने सच हुए विषय पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।
चर्चा को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विपक्ष के सदस्यों, वरिष्ठ पत्रकारों और खिलाड़ियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल भी उपस्थित थे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने आज बीज घोटाला मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। इससे पहले सुनवाई के दौरान मामले में विशेष लोक अभियोजक एके गुप्ता ने जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा था। ये मामला वर्ष 2009 का है। इस संबंध में शिकायतवाद के आधार पर निगरानी थाना अब एसीबी में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में 19 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाला का आरोप है। बीज खरीद के साथ कुआं निर्माण, सिंचाई के लिए पंप खरीदने के मामले में पूर्व कृषि मंत्री, तत्कालीन कृषि निदेशक निस्तार मिंज सहित कई अन्य को आरोपित बनाया गया था। पाकुड़ जिले में अवैध माइनिंग के खिलाफ जिला प्रशासन विशेष अभियान चलाएगा। यह निर्णय जिला टास्क फोर्स की बैठक में लिया गया है। समाहरणालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त वरुण रंजन और पुलिस अधीक्षक हृदीप पी जनार्दनन ने सभी थानों के थानेदारों और अंचलों के सीओ से अवैध माइनिंग के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी ली। अवैध रूप से संचालित क्रशरों, पत्थर खदानों को चिन्हित कर गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समीक्षा बैठक के दौरान मौजूद जिला और प्रखंड टास्क फोर्स को अवैध माइनिंग में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटा दी गई है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस बाबत एक पत्र जारी किया है। सरकार के इस फैसले से करीब 57,000 से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मियों को प्रोन्नति का सीधा लाभ मिल पाएगा। कार्मिक विभाग ने पत्र में बताया है कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति से संबंधित शिकायत पर विधानसभा द्वारा एक समिति गठित की गई थी। कमेटी ने पूरे मामले की जांच के क्रम में सरकार द्वारा 24 दिसंबर 2020 को एक पत्र जारी कर प्रोन्नति की प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर यह पत्र जारी किया गया है। समिति में अन्य 2 सदस्य के सोन और वंदना डाडिल शामिल हैं। जमशेदपुर के टेलको थाना क्षेत्र के खड़ंगा झार निवासी आकाश कुमार सिन्हा के अपहरण मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सिद्धगोड़ा पोस्ट ऑफिस ग्राउंड निवासी अभिषेक कुमार, सीताराम डेरा उरांव बस्ती निवासी सन्नी नायक और प्रदीप कुमार शामिल हैं। इस मामले में कुल 11 लोग संलिप्तता की बात सामने आई है। पुलिस अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने बताया कि आकाश का अपहरण करने के लिए 15 दिनों से रेकी की जा रही थी। 27 मई को सभी ने मिलकर आकाश और शुभम का अपहरण किया। फिरौती की रकम देने के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। इस मामले में जिस आरोपी ने रुपए लिए थे वो फरार बताया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि नकली पिस्टल की मदद से घटना को अंजाम दिया गया था।
देवघर जिले में अवैध रूप से मरीज के परिजनों को ब्लड बेचे जाने के मामले में कल नगर थाना पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ब्लड बैंक का गार्ड गणेश कुमार मंडल और ब्रजेश सिंह शामिल है। ब्रजेश पैसा लेकर अपना ब्लड बेचता है। उसके ऊपर आधा दर्जन के करीब मामले दर्ज हैं। वहीं गार्ड गणेश इस धंधे में संलिप्त लोगों से लगातार संपर्क में था। इस मामले में पुलिस ने पहले 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने नगर थाना में तीनों से काफी देर तक पूछताछ की। पूछताछ के क्रम में इस धंधे में संलिप्त कई लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग जिले में साइबर अपराधी उपायुक्त नैंसी सहाय की फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फेक व्हाट्सएप आईडी का नंबर 8250128869 है और इसी नंबर से साइबर अपराधियों द्वारा अधिकारियों या अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है। इस संबंध में जिला उपायुक्त ने अपने अधिकारियों, शुभचिंतकों और आमजनों से अपील की है कि अगर इस व्हाट्सएप नंबर या किसी भी अन्य नंबर या किसी अन्य अनधिकृत सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा आपसे संपर्क किया जाता है तो उनसे झांसे में न आए और किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप न करें। इससे आपको वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। वे मामले की जांच कर रहे हैं। सर्वेश्वरी समूह रांची शाखा द्वारा अघोर पथ लेक रोड रांची में 5 जून को मृगी रोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। यहां आयुर्वेदिक पद्धति से मृगी रोग का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। मृगी रोगी शिविर में शामिल होने के लिए 4 जून तक निबंधन करा सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला में कल से खेलो इंडिया युवा खेल 2021 शुरू हो रहा है। इसमें 2262 लड़कियों सहित लगभग 4700 खिलाड़ी भाग लेंगे। इन खेलों में फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कबड्डी, हैंडबॉल, कुश्ती, वॉलीबॉल, मुक्केबाजी, 5 स्वदेशी खेल सहित अन्य खेल खेले जाएंगे। इन खेलों के लिए पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम का आधुनिकीकरण किया गया है। विश्व स्तरीय खेल ढांचागत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। 4 अन्य स्थानों अंबाला में जिम्नास्टिक और तैराकी, शाहबाद में हॉकी, चंडीगढ़ में तीरंदाजी और फुटबॉल तथा नई दिल्ली में साइकिलिंग और निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये पहली बार है जब सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हरियाणा सबसे अधिक 398 खिलाड़ियों के साथ, जबकि पिछली बार के विजेता महाराष्ट्र 357 और दिल्ली 339 खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं। अंडमान निकोबार से सबसे कम 6 जबकि लद्दाख से 7 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस खेल के लिए झारखंड की फुटबॉल खिलाड़ी पूनम का चयन किया गया है। पर्यावरण के लिए बेहतर जीवन शैली की अवधारणा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व साइकिल दिवस पर अपने ट्विटर अकाउंट पर साइकिल की सवारी करते हुए महात्मा गांधी की एक तस्वीर साझा की है। उन्होंने लिखा है, एक स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली की प्रेरणा के लिए महात्मा गांधी से बेहतर कौन हो सकता है। विश्व साइकिल दिवस हर 3 जून को मनाया जाता है। यह दिन साइकिल के उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह दिन साइकिल के लाभों और उसकी विशिष्टता पर प्रकाश डालता है। ये परिवहन का एक सरल, किफायती, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ साधन है। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ने ट्विटर पर एक विशेष विश्व साइकिल दिवस पोस्टकार्ड साझा किया है। इस अवसर पर फिटनेस और सवारी के लिए साइकिल चलाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज साहिबगंज महाविद्यालय के 6 कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाली। साहिबगंज महाविद्यालय साहिबगंज एनएसएस के नोडल अधिकारी डॉ रंजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में इकाई 4 के स्वयंसेवकों द्वारा शहर में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में उन्होंने स्लोगन और नारों से लोगों को साइकिल चलाने के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा के आदित्य साहू और झामुमो की महुआ माझी निर्विरोध निर्वाचित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपनी और खनन लीज मामले में वैधता पर आज हुई सुनवाई। अदालत ने सीबीआई जांच की मांग को किया स्वीकार। राज्य सरकार ने एसटी-एससी कर्मियों की प्रोन्नति पर लगी रोक हटाई। 57,000 से अधिक कर्मियों को होगा लाभ। और हरियाणा के पंचकुला में कल से शुरू हो रहा है खेलो इंडिया युवा खेल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।